हेलो स्टूडेंट्स, हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमने ब्रीथिंग के प्रोसेस में देखा था कि एल्वियोलाई वाले रीजन पर क्या आ रहा था, हमारा बाहर से ऑक्सीजन आ रही थी ड्यू टू डिफरेंस इन पार्शियल प्रेशर। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो एल्वियोलाई में एयर आई है दैट इज़ रिच इन ऑक्सीजन, वो एल्वियोलाई से कहाँ एंटर कर जाएगी, ब्लड में एंटर कर जाएगी, क्योंकि ब्लड में उसका पार्शियल प्रेशर क्या है, कम है। तो अब हम यही जानते हैं कि जो ऑक्सीजन आ रही है बाहर से वो कैसे ट्रांसपोर्ट होएगी। ब्लड में आई, क्या वो ब्लड में डिजॉल्व, क्योंकि ब्लड इज ए लिक्विड है ना, फ्लूइड है वो, क्या ब्लड में डिजॉल्व हो जाएगी या कोई और कंपाउंड बनकर वो आगे जा रही है। तो यही चीज हम पढ़ने जा रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस कैसे होगा। जो ऑक्सीजन बाहर से अंदर आ रही है, ब्लड वो मीडियम है जिसकी हेल्प से वो ट्रांसपोर्ट होएगी, लेकिन ब्लड में वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो रही है। ऐसे ही टिश्यू से क्या आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड आएगी, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेकर आ रहा है, ब्लड ही लेकर आ रहा है। तो ब्लड उस कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लेकर आएगा, किस फॉर्म में लेकर आएगा, डिजॉल्व फॉर्म में या कोई और कंपाउंड बनाकर लेकर आ रहा है। तो हम यही पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तो क्या है, ब्लड इज ए मीडियम फॉर ए ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2। 97% ऑक्सीजन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, RBC करते हैं। तो 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ आरबीसी के साथ जुड़ गए। अब हमें पता है आरबीसी क्या है, सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स दैट आर रिच इन पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन, है ना। हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हमारे ब्लड का कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाता है। तो 97% जो ऑक्सीजन है उस हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ जुड़कर आएगी, अटैच होकर आएगी, क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, अभी हम डिटेल करेंगे इसकी। तो 97% कैसे आ रहा है, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर आ रहा है। केवल 3% जो है वो प्लाज्मा क्या है, लिक्विड पार्ट ऑफ दी ब्लड। जो सेल्स अगर हम निकाल दें ब्लड में से, जो लिक्विड रह जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे। और वैसे हमने कनेक्टिव टिश्यू जब किया था तो वहां पर हमने डिटेल करी थी ब्लड की, है ना। तो ब्लड में लिक्विड फॉर्म में डिजॉल्व होकर कितना परसेंट ऑक्सीजन आ रही है, 3%। तो ऑक्सीजन 2 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट हो रही है इन ए कंबाइंड फॉर्म। किसके साथ कंबाइन हो रही है, हीमोग्लोबिन ऑफ दी आरबीसी सेल्स। कितना हो रहा है, 97%। बाकी जो 3% है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इन द डिजॉल्व फॉर्म इन प्लाज्मा। नेक्स्ट, जबकि हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 3 वेज में ट्रांसपोर्ट होती है। 20 to 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी। जैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर आ रही है, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से एल्वियोलाई में 20 to 25% हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर आएगी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलेंगे उसको हम। जबकि 70% जो है वो कैसे, ज्यादा किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होकर आ रही है, एक नया कंपाउंड बना देता है। वो कैसे बनता है अभी हम डिटेल करेंगे, बायो कार्बोनेट की फॉर्म में। और 7% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म थ्रू प्लाज्मा। ठीक है, तो ये 3 फॉर्म्स हैं जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है। 20 to 25 एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अटैच विद द हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द आरबीसी। 70% is transported in the form of bicarbonate और 7% in the dissolved form in plasma। तो अब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या है, एक रेड कलर आयरन कंटेनिंग, कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन में, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इन ए रिवर्सिबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि एक बार हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो वो उससे अलग ही नहीं हो सकता। इट हैज एबिलिटी टू गेट सेपरेटेड, दोबारा से फ्री फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन भी मिल जाएगी और आपको हीमोग्लोबिन भी मिल जाएगा।
तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल फॉर्म में, मतलब उसको दोबारा से चेंज भी किया जा सकता है, क्या बनाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। मतलब जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं। मतलब उसका स्ट्रक्चर ऐसा है कि एक हीमोग्लोबिन पिगमेंट के साथ, हीमोग्लोबिन पिगमेंट समथिंग इस तरीके से होती है, 2 चेन्स नीचे होती हैं। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग है हमारी ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगी? कितना पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर हमने एक्सचेंज ऑफ गैसेस में भी किया था। जहां पर पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है, और जहां पर पार्शियल प्रेशर कम है वहां पर ऑक्सीजन क्या है? कम है। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, या हम कहें जितना कम पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का होगा, उतनी ही क्या होगी? अनवाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। जैसे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए भी कैसी कंडीशंस में ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, उसके लिए उन्होंने एक ग्राफ दिया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। मतलब ये बाइंडिंग या डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए हीमोग्लोबिन को एक्सप्लेन करता है। जैसे हमें पता है एल्विलॉय जो होती हैं हमारी, देखो उससे पहले हम क्या समझते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑक्सीजन की बाइंडिंग में हेल्प करेंगे। ऑक्सीजन की बाइंडिंग में हेल्प करेंगे जहां पर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है वहां पर ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन हेल्प इन द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, इसके अलावा और क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी कंसंट्रेशन है वहां पर, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर कैसे समझोगे आप? जैसे हमें पता है हमारे सेल्स में एनर्जी सिंथेसिस होती है ना, एनर्जी बनती है, एटीपी बनती है, जबकि एल्विलॉय में एटीपी नहीं बन रही है। तो जब वहां पर एटीपी बन रही है वहां का टेम्परेचर क्या होगा? ज्यादा होएगा, क्योंकि कुछ काम हो रहा है, मशीनरी चल रही है वहां पर, तो कुछ काम हो रहा है, तो मतलब वहां का टेम्परेचर ज्यादा है, जबकि हमारे एल्विलॉय का टेम्परेचर क्या है? कम है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारी ऑक्सीजन बाइंडिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, कितनी हाइड्रोजन आयन है और कितने टेम्परेचर है। तो इस बाइंडिंग के इफेक्ट को पढ़ने के लिए हम क्या पढ़ेंगे अब? ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, जिसकी शेप कैसी है? सिग्मोइड। सिग्मोइड का मतलब एस शेप्ड स्ट्रक्चर है, ये एस शेप कर्व आता है आपका, सिग्मोइड बोलते हैं हम इसको। सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन व्हेन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट PO2। PO2 क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। ये देखो बच्चे, जैसे जैसे हम ऑक्सीजन की, यहाँ पर 0 है कंसंट्रेशन, तो हमारी जो बाइंडिंग है हीमोग्लोबिन के साथ वो भी क्या है? 0 है। जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन आपने बढ़ाई, इधर बढ़ती चली जा रही है, 20 हुई, फिर 40 हुई, फिर 60, फिर 80, फिर 100, है ना। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हो तो ऑक्सीजन की बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन की परसेंटेज भी बढ़ रही है। ये देखो यहाँ पर बढ़ गई। मैक्सिमम आपको ये कहाँ पर ऑब्टेन हो जाती है? नियरली 90 to 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ दी ऑक्सीजन, कि जहां पर 90 to 95 पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होगा उस वक्त हमारे पूरा का पूरा हीमोग्लोबिन किससे कवर हो जाएगा? 100% सेचुरेशन हो जाएगी। 100% सेचुरेशन का मतलब 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हमारे हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ गए 100%। अगर हम 75% की बात करेंगे तो कितने जुड़ेंगे?
3 जुड़ेंगे, अगर हम 50% की बात करें तो 2 जुड़ेंगे। ठीक है, तो एट 90 to 95 हमारे पास मैक्सिमम हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन हो जाती है, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। तो ये कर्व कैसा आ रहा है हमारा? सिग्मॉइड आ रहा है। तो ये कंडीशन है। तो ऐसी कंडीशन 95% ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहां पर है? एट द एल्वुलॉय। हमने कल ही किया था, ये देखो हमारे एल्वुलॉय में अप्रोक्सीमेट 100%, या हम कहें ब्लड में कितनी है? 95%, है ना। 95 पार्शियल प्रेशर है। तो जैसे ही ब्लड जो एल्वुलॉय में पहुंच रहा है उसमें कितनी है? 95% है। तो आपका क्या हो जाएगा? पार्शियल प्रेशर उसकी वजह से कंप्लीटली सैचुरेट हो जाएगी हीमोग्लोबिन विद दी ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना। तो हम क्या कहेंगे? वहां पर हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट द एल्वुलॉय फेवर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फेवर करेगा किसको? हीमोग्लोबिन की बाइंडिंग विद ऑक्सीजन, जिससे क्या बन जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब हम बात करते हैं जब भी हम टिश्यू पर पहुंचते हैं, एट द टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल में क्या होगा? इन टिश्यूज वहां पर लो कंसंट्रेशन है। कितनी है? कल हमने पढ़ा था टिश्यू पर कितनी है? 40 है। मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन वहां पर कितना है? 40 है। ठीक है, एक तो ये फैक्टर हो गया कि ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो गई? लो हो गई। दूसरा, वहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहां पर कितनी आ रही थी बच्चे? 45 टिश्यूज में। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन। एच आयन कहां से आए ये अभी हम देखेंगे। ठीक है, वहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन है। और अभी मैंने बताया था एनर्जी सिंथेसाइज हो रही है टिश्यू में, तो वहां का टेम्परेचर ऑटोमेटिकली क्या है? हाई है। तो ये सारे फैक्टर, कौन सा? लो PO2, हाई PO2। लो PO2 इसकी कंसंट्रेशन क्या हो गई है? कम हो गई है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, एच आयन की कंसंट्रेशन बढ़ गई है, हमारा टेम्परेचर हाई हो गया। तो ये सारे कंडीशंस किसको फेवर करेंगे कि हमारा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा ना रहे, है ना। या हम दूसरे वर्ड्स में क्या करेंगे कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड में चला आ रहा था 100% सैचुरेटेड होता हुआ, वो जैसे ही टिश्यू में पहुंचता है तो वहां की कंडीशन क्या फेवर करेंगी कि जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या हो जाए? अलग हो जाए, है ना, सेपरेट हो जाए, डिसोसिएट हो जाए। इसलिए हम पढ़ते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ये कर्व अब किस तरफ मूव कर जाएगा बच्चे? राइट डायरेक्शन की तरफ। मतलब उसी कंडीशंस पर अब हमें ज्यादा प्रेशर देना पड़ेगा ताकि वो सैचुरेशन अचीव कर सके। ठीक है, तो हमारे जो टिश्यूज में है सारी कंडीशंस क्या फेवर करती हैं कि आपकी ऑक्सीजन की डिसोसिएशन हो जाए फ्रॉम दी हीमोग्लोबिन। तो ये कर्व हमारा राइट की तरफ मूव कर जाएगा, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। तो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आपको क्या बता रहा है कि कितने प्रेशर पर आपका हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो रहा है, और वो सैचुरेशन का लेवल विद द चेंज इन कंडीशंस वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम बात करें जब हमारी हाई CO2 है, हाई टेम्परेचर है, हाई एच आयन कंसेंट्रेशन है, उसी पार्शियल ऑफ प्रेशर पर आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बन सकता। आपको क्या चाहिए? ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो 100 ml ऑफ जो ब्लड है वो कितनी ml ऑफ ऑक्सीजन को लेकर जा रहा है? 5 ml को। ठीक है, 5 ml ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय 100 ml ऑफ द ब्लड। ठीक है, अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हमारा ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है इन
आरबीसी सेल्स। तो आरबीसी सेल्स में वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर आपसे कोई पूछे कि 100% सेचुरेशन में कितने मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो कितने हैं? 4। तो 100% सेचुरेशन में हम क्या कहेंगे, कितना ml ट्रांसपोर्ट हो रहा है हमारा ऑक्सीजन का? 5 ml। ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 20 to 25% वैसे ही ट्रांसपोर्ट होएगी जैसे हमारी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन हो रही थी, बाय अटैचिंग विद हीमोग्लोबिन टू फॉर्म ए कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा, जहां पर ज्यादा होएगी वहां पर क्या बन जाएगा? कार्बन अमीनो हीमोग्लोबिन। तो हमें पता है टिश्यूज में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो वहां पर टिश्यू में क्या होगा? हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अटैच हो जाएगा और ऑक्सीजन को छोड़ देगा, क्योंकि वहां की कंडीशंस कैसी हैं कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन चला आ रहा था वो डिसोसिएट हो जाए, है ना। तो जैसे ही डिसोसिएट होएगा, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है। जबकि हमारे एल्विलॉय में ये कंडीशन क्या होती है? उल्टी होती है। वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इसलिए जैसे ही ब्लड एल्विलॉय तक पहुंचता है तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड टूट जाएगी, वहां पर PO2 ज्यादा है। कहां पर? एल्विलॉय में। तो वहां पर किसके साथ बाइंडिंग होएगी हीमोग्लोबिन की? ऑक्सीजन के साथ। तो ये सब फिजियोलॉजिकल कंडीशंस है, या हम कहें हमारा जो सिस्टम है इस तरीके से बना हुआ है कि एल्विलॉय में ऑक्सीजन की बाइंडिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की डिसोसिएशन होती है, और एट द टिश्यू लेवल ऑक्सीजन की डिसोसिएशन होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की बाइंडिंग होती है। दूसरा जो तरीका है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट करने का, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ बायोकार्बोनेट। बायोकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। कैसे होता है कि जो हमारे टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज में हाई अमाउंट ऑफ POCO2 है ना, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन क्या है? हाई है हमारी, है ना। तो जैसे ही ये कंसंट्रेशन हाई है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे RBC सेल्स में एंटर कर जाएगा। जो ब्लड है वहां पे उसके RBC सेल्स में एंटर कर जाएगा। एंटर तो करेगा तभी वो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है। तो दूसरे फॉर्म में भी क्या होगा कि एट टिश्यू लेवल वेयर हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट कार्बन डाइऑक्साइड एंटर दी RBC सेल्स। और RBC सेल्स में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। क्या है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC सेल्स में प्रेजेंट है। तो वो एंजाइम क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को जोड़कर क्या बना देगा? बायोकार्बोनेट आयन बना देगा। ठीक है। तो टिश्यू पर जहां पर हाई CO2 कंसंट्रेशन था, CO2 डिफ्यूज इनटू द ब्लड एंड फॉर्म बायोकार्बोनेट और H आयन। देखो तो टिश्यू में H आयन सिंथेसाइज हो रहा है, जो भी हमने देखा था फेवर कर रहा था कि जहां पर टिश्यूज में हाई PCO2 और ये हाई H आयन कहां से आया? H आयन कहां से आया? जो बायोकार्बोनेट बन रहा था उसकी फॉर्मेशन में H आयन सिंथेसाइज हो रहा है, एसिडिक कंडीशन बन रही है। ठीक है। तो हाई कंसंट्रेशन ऑफ H आयन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ PCO2 एंड टेम्परेचर फेवर द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट द टिश्यू लेवल। तो ये जो H आयन हाई आया है वो इस प्रोसेस से आया है कि जब आपका कार्बन डाइऑक्साइड RBC सेल्स में पानी के साथ जुड़ेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, तो बायोकार्बोनेट आयन बनेगा। लेकिन ये जो एंजाइम होता है ये दोनों डायरेक्शन में काम करता है। दोनों डायरेक्शन क्या? कि जब टिश्यूज में हाई कंसंट्रेशन ऑफ CO2 है तो ये क्या बना रहा है? बायोकार्बोनेट आयन। तो बायोकार्बोनेट आयन ये ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो गया। ब्लड कहां पर पहुंच गया? एल्विलॉय में। एल्विलॉय में जहां पर PCO2 लो है तो ये रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होएगी ताकि दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड बने और एल्विलॉय में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाए टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन। एक्सपायरेशन करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड वहां
छोड़ दी जाएगी। तो ये जो एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, इट वर्क इन बोथ डायरेक्शन, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू फॉर्म ए बाइकार्बोनेट एंड इन रिवर्स डायरेक्शन टू फॉर्म अगेन कार्बन डाइऑक्साइड, बट एट डिफरेंट लेवल. एट टिश्यू लेवल इट फॉर्म bicarbonate ion and at alveolar region it form carbon dioxide. तो ठीक है, तो इस फॉर्म में बाइकार्बोनेट फॉर्म में हमारा टिश्यू लेवल में ट्रैप्ड हो जाता है, जबकि हमारा एल्वियोलर रीजन में क्या रिलीज कर देगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देगा. तो हर 100 ml ऑफ ब्लड के लिए कितनी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, 4 ml. ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है इसको रेगुलेट कौन करता है. ये न्यूरल सिस्टम है, हमारा नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है, जो हमारे इस कॉन्ट्रैक्शन या हम कहें इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के प्रोसेस को कैरी आउट करेगा. तो जैसे हम बात करें, जब हम नॉर्मली हमारी 12 से 16 ब्रीथिंग रेट रहता है, लेकिन जैसे ही आप कोई विगरस एक्टिविटी करते हो तो इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी हमारे न्यूरल सिस्टम में बाय द रेस्पिरेटरी रिदम्स, जिसमें क्या होगा कि हमारे जो सेंटर प्रेजेंट है ब्रेन में, जिसे हम रेस्पिरेटरी सेंटर बोलते हैं, मेडुला ऑब्लंगेटा के पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी और वो सिग्नल भेजेगा नर्व के थ्रू दोबारा हमारे क्या है एल्वियोलर रीजन में, जहां पर रिब्स अपना काम करें, डायफ्राम अपना काम करें, ताकि मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्या हो सके, एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सके. तो हम क्या कह सकते हैं कि नर्वस सिस्टम कंट्रोल है हमारा रेस्पिरेशन. और कौन सी साइड होती है, मेडुला ऑब्लंगेटा. एक रीजन है हमारे ब्रेन में जिसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा. ये हम जब ब्रेन का पार्ट करेंगे वहां पर भी आएगा. हमारा हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. ब्रेन के 3 पार्ट्स आपने 10th में पढ़े थे, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन. हाइंड ब्रेन में एक पार्ट है मेडुला ऑब्लंगेटा, वो हमारी रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. लेकिन ये जो रेस्पिरेशन कंट्रोल है ये कौन से फैक्टर के ऊपर इन्फ्लुएंस करेगी, कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर है एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, कि कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन में बदलाव आने से ज्यादा इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे नर्वस सिस्टम में टू कैरी आउट दी प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन. तो अब रेस्पिरेशन से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स आपकी बुक में दे रखे हैं, जैसे अस्थमा क्या होता है कि जब हम ब्रीथिंग लेना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हम सांस लेना भूल जाते हैं. ऐसा क्यों हो सकता है कि आपकी जो लंग्स में चैनल्स प्रेजेंट है, ब्रोंकिया या ब्रोंक्यूल्स, उनमें सूजन आई हुई हो. तो बहुत सारे बच्चे या आपने देखा होगा दे आर अनएबल टू ब्रीथ इन वेरियस सिचुएशंस. क्यों? क्योंकि उनकी ब्रोंकिया या ब्रोंक्यूल स्मूथ नहीं है, उनमें सूजन आई हुई है, जिसकी वजह से एयर का पैसेज ठीक नहीं होता है. नेक्स्ट है इप्सिमा. इप्सिमा क्या है, एक डेडली डिजीज है जिसमें क्या होगा, क्रॉनिक का मतलब यही है कि खतरनाक, जिसमें एल्वियोलर जो वॉल्स होती हैं, आपकी एल्वियोलाई की जो वॉल्स होती हैं वो डैमेज हो चुकी हैं. उनके थ्रू जो डिफ्यूजन होना था वो सही रूप से नहीं होगा. वो क्यों नहीं होगा? क्योंकि किसी भी कारण से वो जो सरफेस है एल्वियोलाई का उसमें कुछ डिपॉजिट हो गए हैं, या वो जो स्मूथनेस है उसकी वो नहीं रही. क्योंकि जैसे हम बात करें कि ये और यहाँ पर कुछ अगर चिपक जाए तो जो डिफ्यूजन होनी चाहिए बच्चे वो क्या सही होगी, क्योंकि डिफ्यूजन किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, एरिया. जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी डिफ्यूजन क्या होगी, फास्ट होगी. ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है डिफ्यूजन के फैक्टर्स के लिए. लेकिन जब आप कुछ डिपॉजिट हो जाएगा तो ये एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. डिफ्यूजन का रेट कम होगा तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कम होएगी. उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, इप्सिमा बोलते हैं. तो इप्सिमा का मेजर कारण क्या है, सिगरेट स्मोकिंग. जो आपके
स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उनके साथ क्या है, उनके लंग्स तो साथ में खराब हो रही हैं क्योंकि उनका जो धुआं है सारा एल्वियोलर रीजन में। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग क्या होता है कि भी हम खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे, लेकिन हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो स्मोकिंग करता है ना, तो वो उसका जो धुआं है वो हमारे लंग्स को भी इफेक्ट करता है। तो वी आर नॉट ए डायरेक्ट स्मोकर्स, लेकिन हम कैसे लोगों के साथ रह रहे हैं जो सिगरेट पीते हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो जो पैसिव स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स भी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। तो इसलिए सिगरेट पीने से अवॉइड होना चाहिए, अगर कोई पीता है तो उससे हमें दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है एक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ये क्या है कि आपके काम के हिसाब से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो एल्वोलॉय है या हम लंग्स हैं, वो ठीक रूप से काम करे। जैसे हम कहें कि जो पर्सन टोटली एसीज में रहते हैं वो किसी प्रकार के डस्ट में नहीं जा रहा, तो उसके लंग्स क्या है, ठीक। लेकिन एक पर्सन जो स्टोन फैक्ट्री में काम कर रहा है या ग्राइंडिंग जहां पर बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पर सारा दिन क्या उड़ रही है, धूल उड़ रही है, ऐश उड़ रहा है, तो उससे क्या है, वो डस्ट उनके बाय द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन वो लंग्स में चले जाएगा और वहां जाकर वो डिपॉजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से अंदर का जो एरिया है हमारा टिश्यूज है, एल्वियोलर टिश्यूज, वो फूल जाएंगे, सूजन आ जाएगी उनमें, तो जिसकी वजह से सांस लेने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो जितने भी वर्कर्स हैं यूजुअली जो स्टोन फैक्ट्रीज में या सीमेंट फैक्ट्रीज में काम करते हैं, दे डेवलप अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, लेकिन वो किस हिसाब से, ऑक्यूपेशनल के हिसाब से काम करने की। जैसे ही वो उस एरिया को छोड़कर कोई और तरह की जॉब को ले लेंगे तो उनकी ये क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। इसलिए ऐसी जगहों पर काम करने के लिए क्या है, मुंह ढक कर काम करवाया जाता है, ताकि उनके लंग्स क्या रहें, प्रोटेक्टेड रहें, उनमें किसी प्रकार की डस्ट ना जाए। तो ये था हमारा चैप्टर रेस्पिरेशन, बहुत ध्यान से करना है। थैंक यू।